Hello everyone. Welcome to Study Smart IAS PCS. I wish you all a very happy गणेश चतुर्थी. कमेंट्स में क्या लिखोगे? गणपति बप्पा मोरया ही लिखोगे ना? लिखो गणपति बप्पा मोरया, राइट. अभी सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम एट मिनिस्टर्स ऑफ द मराठास के टाइम पे अष्ट प्रधान मंडल होता था, उसमें 8 मिनिस्टर होते थे. तो उन मिनिस्टर्स में से किसकी क्या जिम्मेदारी होती थी और मिनिस्टर्स के क्या नाम होते थे वो एक बार देख लो फटाफट. ठीक है. पेशवा तो प्राइम मिनिस्टर होता था राजा का. आगे चल के मराठास में पेशवा ही सर्वे सर्वा हो गए थे, राइट. तो पेशवा वॉज प्राइम मिनिस्टर ऑफ द किंग. ठीक है. किंग का प्राइम मिनिस्टर कौन है? पेशवा है, राइट. सबसे खास मिनिस्टर. अमात्य फाइनेंस एंड रेवेन्यू मिनिस्टर, राइट. फाइनेंस एंड रेवेन्यू मिनिस्टर अमात्य. ओके. कैसे याद रखोगे? देख भाई, तू आ या मत आ, तू आ या मत आ लेकिन रेवेन्यू आना चाहिए. ठीक है. तू आ या मत आ लेकिन रेवेन्यू आना चाहिए, ये ड्यूटी थी अमात्य की. ठीक है. वाकिया नाविस मंत्री थे. इनका काम था हैंडल इंटरनल अफेयर्स, इंटेलिजेंस एंड एस्पियोनेज, जासूसी करना, अंदर की खबरें निकालना, ये इनका मेन मकसद था वाकिया नाविस का. कैसे याद रखोगे भाई? अंदरूनी वाकिया ज़रा बयां करो ना, कि अंदर बताओ क्या वाकिया चल रहा है. कहते हो ना अंदरूनी वाकिया बताओ क्या वाकिया है. तो ये सारे चीज़ों का वाकिया बयां करते थे. इस तरह से याद रखना, राइट. सचिव या सुरुनाविस, ही वॉज इन चार्ज ऑफ ऑल करस्पॉन्डेंस एंड ऑफिशियल रिकॉर्ड्स. मतलब कैसे कैसे बाहर के लोगों से क्या सूचना लेनी है, ठीक है, क्या कम्युनिकेशन करना है, वो सब इनकी जिम्मेदारी थी. तो सिंपल है. सचिव मीन्स सूचना. ठीक है. सूचना देना और लेने का काम इन्हीं का था, सचिव सुरुनाविस का. ठीक है. सुमंत दाबिर, ये लोग फॉरेन मिनिस्टर होते थे. मैनेज रिलेशनशिप विद अदर स्टेट्स. कैसे याद रखोगे? फॉरेन के लोगों से फॉरेन के दरबार में जा करके सुमति बना के रखनी है. ठीक है. मेन मोटिव होता था फॉरेन के दरबार में जाओ तो पूरी उनसे सुमति बना के रखनी है, राइट. मतलब उनसे दोस्ती बना के रखनी है. फॉरेन के दरबार में जाओ, क्योंकि उस टाइम दरबार होते थे एक दूसरे के यहाँ. तो फॉरेन के दरबार में जब भी जाओ सुमति बना के रखना, बस इतना ध्यान रहे. तो सुमंत दाबिर फॉरेन मिनिस्टर, इस तरह याद रखना. सेनापति या सारी नौबत, हेड ऑफ मिलिट्री का सब कुछ अपॉइंटमेंट सुपरवाइज करना, फूड सप्लाई देखना आर्मी की, ऑर्गेनाइजेशन देखना आर्मी का, ये सब काम सेनापति का होता था. जब सर पे कोई मुश्किल वाली नौबत आ जाती थी तो सेनापति ही संभालेगा ना. सर पे आ गई है नौबत, कैसी नौबत? मुश्किल वाली नौबत आ गई है तो सेनापति संभालेगा. सिंपल है. पंडित राव, रिलीजियस हेड, नाम से ही पता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पिरिचुअल गाइडेंस एंड रिलीजियस मैटर्स. न्यायाधीश, नाम से ही पता है, चीफ जस्टिस होगा, ओवरसॉ द जस्टिस एंड लीगल मैटर्स. अब कुछ इकोनॉमी के टर्म्स देख लेते हैं. हमने डे 19 में कुछ टर्म्स देखे थे, कुछ और टर्म्स देख लो जो एग्जाम में पूछे जाते हैं. जैसे लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी होती क्या है? ये वही मैकेनिज्म है जिसके थ्रू बैंक्स कभी आरबीआई से पैसे बोरो करते हैं, कभी अपना एक्सेस फंड आरबीआई के पास रख देते हैं ताकि डेली लिक्विडिटी मेंटेन रह सके. मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? सपोज़ आपका आरबीआई एक वाटर टैंक है. आरबीआई क्या है? एक वाटर टैंक है और बैंक्स उस वाटर टैंक से कनेक्टेड नल हैं. ठीक है. टैप हैं जो उस वाटर टैंक से कनेक्टेड हैं. अब कभी कभी ऐसा होगा कि ये जो बैंक्स हैं, ये नल हैं, इनमें कम पानी आएगा. ठीक है. यानी इनके पास कम पैसा रहेगा. कभी कभी ये नल ओवरफ्लो भी हो सकते हैं, यानी इनके पास बहुत ज़्यादा पैसा भी हो सकता है. ठीक है. तो ये लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी क्या करेगी? ये एक डेली सिस्टम है आरबीआई का जिसके थ्रू ये मनी फ्लो को कंट्रोल करता है. इसके 2 टूल्स हैं, एक तो रेपो रेट और दूसरा है रिवर्स रेपो रेट. ये दोनों लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के ही टूल हैं. जब बैंक के पास पैसे की कमी होगी तो वो आरबीआई से पैसे बोरो कर लेगा एट द रेपो रेट. ठीक है. दूसरी चीज़, अगर बैंक के पास एक्स्ट्रा पैसा है, एक्सेस फंड्स हैं, तो क्या करेंगे बैंक्स? तो फिर वो उस पैसे को आरबीआई के पास रख देंगे और उनसे इंटरेस्ट कमाएंगे एज अ रिवर्स रेपो रेट. इतना सा सिंपल सी बात है. ठीक है. सरप्लस मनी को आरबीआई के पास रख देंगे और इंटरेस्ट कमाएंगे रिवर्स रेपो रेट, और पैसे कम हैं तो फिर आरबीआई से मनी बोरो कर लेंगे एट द इंटरेस्ट ऑफ रेपो रेट. इतनी सी बात है. लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी एक ऐसी फैसिलिटी है जिससे आरबीआई डेली की डेली लिक्विडिटी को स्मूथ रखता है इकोनॉमी में. इससे इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट सब काबू में रहते हैं. ठीक है. मेन मकसद इस फैसिलिटी का ये है कि नीदर टू मच मनी और नॉट टू लिटिल मनी. बहुत ज़्यादा मनी नहीं होनी चाहिए सिस्टम में
और बहुत कम भी नहीं होनी चाहिए। ये इंश्योर करता है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट इज ओपन मार्केट ऑपरेशंस। इसमें क्या होता है, आरबीआई परचेस करता है या सेल करता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को टू कंट्रोल द लिक्विडिटी ऑफ मनी इन इकोनॉमी। कैसे समझोगे इस चीज़ को? सपोज आपकी इकोनॉमी है, ठीक है, आपका देश की इकोनॉमी है, उसमें मनी फ्लो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, मनी फ्लो बहुत बढ़ गया है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मनी फ्लो बढ़ गया है, तो मनी फ्लो को कम करना पड़ेगा ना। मनी फ्लो को अगर कम करना है, बहुत ज़्यादा इकोनॉमी में मनी हो गई है, तो आरबीआई क्या करेगी, सिक्योरिटीज़ को बेचेगी। सिक्योरिटीज़ को क्या करेगी, बेचेगी। किसे बेचेगी? बैंक्स को बेचेगी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। तो बैंक्स आरबीआई को कैश देंगे, तो आरबीआई ने सारा कैश बैंक से ले लिया और सिक्योरिटी बेच दी, यानी कि सक कर ली लिक्विडिटी को, मार्केट से सक कर लिया, लिक्विडिटी मार्केट में कम कर दिया, राइट। यानी कि आरबीआई सिक्योरिटी को कब बेचेगा, जब उसको बैंक से कैश चाहिए होगा बदले में। कोई चीज़ बेचोगे तो आपको कैश मिलेगा ना। तो आरबीआई ने क्या किया, सिक्योरिटीज़ को बैंक को बेचा और बदले में कैश ले लिया, यानी मार्केट से जो कैश था एक्स्ट्रा उसको निकाल लिया। मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसे की सप्लाई हो बढ़ गई थी, तो उसको कंट्रोल कर लिया, इससे इन्फ्लेशन भी कम हो जाएगा, राइट। अब ऐसा भी होता है कई बार कि इकोनॉमी में मनी फ्लो की ज़रूरत होती है, इकोनॉमी में मनी फ्लो की कमी आ जाती है, तब आरबीआई क्या करेगा, तब आरबीआई बैंक्स के पास जाएगा और उनसे सिक्योरिटीज़ को बाई करेगा, सिक्योरिटीज़ खरीदेगा। आरबीआई सिक्योरिटीज़ खरीद रहा है, मतलब बैंक्स को फिर कैश देगा बदले में, खरीद रहा है तो। और इस तरह से बैंक्स में लिक्विडिटी इंक्रीज़ हो जाएगी ओवरऑल, ठीक है। तो मनी फ्लो इकोनॉमी में बढ़ जाएगा। तो यानी कि इकोनॉमी में मनी फ्लो बढ़ाना है तो आरबीआई सिक्योरिटीज़ को खरीदेगा ताकि बैंक्स को कैश दे सके। इकोनॉमी में मनी फ्लो कम करना है तो आरबीआई सिक्योरिटीज़ को बेचेगा ताकि आरबीआई बदले में कैश कमा सके और इकोनॉमी से मनी को, लिक्विडिटी को डिक्रीज़ कर सके। तो आई थिंक आपको ओपन मार्केट ऑपरेशन भी समझ आ गया होगा। अब आप बोलोगे सर सेम ही चीज़ तो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी भी थी, उसमें भी यही लिक्विडिटी कंट्रोल करने के लिए यही चीज़ लगभग हो रही थी कि बैंक्स रिवर्स रेपो रेट पे दे रहे थे और रेपो रेट पे ले रहे थे लोन, राइट। तो ये बताओ कि इसमें डिफरेंस क्या है ओपन मार्केट ऑपरेशन में और लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी में। देखो, जो ओपन मार्केट ऑपरेशन है ना, ये एक परमानेंट टूल है। क्या है? एक परमानेंट टूल है, एक लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी मैनेजमेंट है। जबकि जो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी है वो क्या है, वो शॉर्ट टर्म टूल है। वो एक शॉर्ट टर्म टूल है, वो डेली होता है वो चीज़, डेली की बोरोइंग लैंडिंग होती है आरबीआई और बैंक के बीच में। लेकिन ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ वाली जो ओपन मार्केट ऑपरेशन वाली है, लॉन्ग टर्म के लिए होती है, ठीक है, लॉन्ग टर्म का इम्पैक्ट होता है इसका। तो बस यही डिफरेंस है कि ओपन मार्केट ऑपरेशन रोज़ नहीं होते हैं, ये कभी कभी होते हैं और लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन के लिए होते हैं। लिक्विडिटी फैसिलिटी रोज़ की एडजस्टमेंट फैसिलिटी है, वो रोज़ एडजस्ट करना पड़ता है, ठीक है। कभी बोरो कर रहे हैं, कभी लैंडिंग हो रही है आरबीआई और बैंक के बीच में। तो ये दोनों में डिफरेंस आपको याद होना चाहिए। याद रखना, जब आरबीआई बाई करेगा सिक्योरिटी तो उसको एक्सटेंशनरी ओपन मार्केट ऑपरेशन बोलेंगे, क्योंकि आरबीआई बाई कर रहा है मतलब मनी को इंजेक्ट करना चाह रहा है। कॉन्ट्रैक्शनरी ओपन मार्केट ऑपरेशन तब होगा जब आरबीआई सेल कर रहा है सिक्योरिटी को, यानी कि मनी सप्लाई को रिड्यूस कर रहा है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ये क्या होता है? कई बार बैंक को सडनली कुछ पैसे की ज़रूरत होती है एट नाइट, रात में, ठीक है, एंड ऑफ द डे बैंक्स को अचानक कुछ पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है। अब वो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के थ्रू बोरो और तो कर नहीं सकते रेपो रेट में, ठीक है, क्योंकि वो उससे ज़्यादा की ज़रूरत है उनको, ठीक है। और ये मतलब एलएएफ के थ्रू बोरोइंग पॉसिबल नहीं है, उससे ज़्यादा पैसे चाहिए। तो आरबीआई अगर बैंक को पैसा देगा तो वो एमएसएफ के थ्रू देगा, ठीक है। एमएसएफ के थ्रू बैंक्स कैन बोरो फ्रॉम आरबीआई ओवरनाइट फंड्स। बैंक्स आरबीआई से ओवरनाइट फंड्स बोरो कर सकते हैं थ्रू एमएसएफ, ठीक है। बट इसमें होगा क्या, आरबीआई चार्ज करेगा हाइयर दैन रेपो रेट। इंटरेस्ट जो लगेगा वो रेपो रेट से ज़्यादा होगा, क्योंकि आपने इमरजेंसी में पैसे निकाले हैं, ठीक है, एलएएफ की लिमिट से ज़्यादा पैसे निकाले हैं, और बदले में बैंक्स को कोलेटरल भी देना होगा। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बैंक्स को एज अ कोलेटरल भी देना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, इसमें बैंक्स बोरो कर कितना सकते हैं? एमएसएफ में बैंक्स कितना बोरो कर सकते हैं? कुछ उनके पास जो उनका नेट एनडीटीएल होता है, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी जो उनका होता है, उसका कुछ परसेंटेज वो डिसाइड होता है, उतना ही बैंक बोरो कर सकते हैं एमएसएफ के थ्रू। ये नहीं कि अनलिमिटेड कितना भी बोरो कर लिया, एक सर्टेन परसेंटेज बैंक के पास जितनी नेट डिमांड लायबिलिटीज़ होंगी और टाइम लायबिलिटीज़ होंगी, ठीक है, मतलब सेविंग्स और फिक्स डिपॉजिट्स, तो उन सब का मिला करके कुछ परसेंटेज ही वो बोरो कर सकते हैं एमएसएफ के अंदर। तो आई थिंक आपको एलएएफ, ओपन मार्केट ऑपरेशंस और एमएसएफ तीनों में डिफरेंस समझ आया होगा, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस है, छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं, मगर इनको याद रखना। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो एसएलआर, ये क्या है? एक कॉमर्शियल बैंक है, उसके पास उसकी कुछ नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज़ होंगी,
ठीक है, कुछ जितने पैसे होंगे उसके पास, उसका मिनिमम परसेंटेज उसको अपने पास मेंटेन करके रखना है इन फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट्स। लिक्विड एसेट्स में रखना, लाइक कैश में, गोल्ड में, या फिर अप्रूव्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में जो लिक्विड फॉर्म में हो, तुरंत वो पैसे में कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो लिक्विड एसेट्स में कुछ परसेंटेज अपने NDTL का रखना है बैंक्स को हमेशा, उसे ही SLR बोलते हैं। ठीक है, ये SLR क्यों ज़रूरी है? ताकि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी रहे और इन्फ्लेशन के ऊपर कंट्रोल बना रहे। सपोज बैंक्स का टोटल जो NDTL है, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी है, ठीक है, वो कितनी है? 100 करोड़ रुपीज़ के हैं। बैंक के पास 100 करोड़ रुपए पैसा है। अब अगर SLR सपोज 18% सेट करा हुआ है, ठीक है, तो बैंक्स को उसमें से 18 करोड़ अपने पास रखने पड़ेंगे सेव करके अलग से, चाहे कैश में रखे या गोल्ड में रखे या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में रखे, वो बैंक की जिम्मेदारी है। ठीक है, लेकिन अगर SLR 18% है तो बैंक्स को 100 करोड़ में से 18 करोड़ रखना पड़ेगा, यही SLR है। ठीक है, अब आप सोचोगे सर SLR जैसा तो CRR भी था, कैश रिजर्व रेशियो। देखो CRR जो होता है ना, इसमें जो है बैंक्स RBI के पास पैसा रखते हैं विद ऑन नो इंटरेस्ट, कोई इंटरेस्ट नहीं चार्ज होता उस पर। बैंक्स RBI को अपना कैश दे देते हैं, कुछ इंटरेस्ट नहीं होता उस पर। ठीक है, CRR में ये होता है। लेकिन SLR में बैंक्स ये जो कैश, गोल्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं ये RBI को नहीं दे रहे हैं, RBI को नहीं दे रहे हैं, ये अपने पास रख रहे हैं। ठीक है, बैंक्स उसको खुद रखना है अपने पास ताकि वो इंटरेस्ट कमा सकें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ पे। ये चीज़ें याद रखिएगा। अब बारी है मॉन्यूमेंट्स मास्टर बनने की। क्या बनने की? मॉन्यूमेंट्स को याद करने की। कौन से मॉन्यूमेंट्स कहाँ हैं और किसने बनवाए वो सब देख लेते हैं एक बार हिस्ट्री में। अजंता एलोरा केव्स आपको पता है औरंगाबाद में है, महाराष्ट्र में। गुप्ता रूलर्स ने बनवाई थी, स्टार्ट उन्होंने ही करा था। ठीक है, अब देखो इसमें जो अजंता है ना, इसके साथ कॉपी पेन लेके बैठो, थोड़ा सा और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दूंगा, नोट करते रहना। तो जो अजंता है उसमें बुद्धिस्ट, हिंदू और जैन तीनों की केव्स हैं। ठीक है, बुद्धिस्ट की लगभग 12 केव्स हैं, हिंदुओं की 17 हैं और जैनिज़्म में 5 हैं। तो अजंता में तो तीनों की केव हैं। ठीक है, और सबसे फेमस मंदिर अजंता में है कैलाश टेम्पल। कैलाश टेम्पल अजंता में है, याद रखना। ठीक है, कहाँ पे? केव नंबर 16 में है। ठीक है, तो अजंता में तो ये बातें याद रखना। जो एलोरा है इधर, एलोरा केव जो है, ये एलोरा वाघेरा नदी के पास है, पहले तो याद रखना। एलोरा वाघेरा, एलोरा वाघेरा, वाघेरा रिवर के पास है और ये मेनली बुद्धिस्ट केव है। एलोरा इज़ द बुद्धिस्ट केव, इसमें हिंदू और जैन्स का कुछ नहीं है। एलोरा बुद्धिज़्म की केव है। ठीक है, यहाँ पे रॉक कट बने हुए हैं, चैत्य विहार बने हुए हैं। ठीक है, यहाँ की मुराल और फ्रेस्को पेंटिंग्स बहुत फेमस हैं। एलोरा केव में जो केव नंबर 1 है वो बहुत फेमस है क्योंकि वो बोधिसत्व पद्मपानी इनकी पेंटिंग है, उसमें बोधिसत्व पद्मपानी की पेंटिंग है। कहाँ पे? एलोरा की केव नंबर 1 में। और अजंता की केव नंबर 16 में क्या है? कैलाश टेम्पल है। तो इतनी बातें आपको अजंता एलोरा केव के बारे में बेसिक पता होना चाहिए। एलोरा सिर्फ बुद्धिस्ट है, अजंता में बुद्धिस्ट, हिंदू और जैन तीनों हैं। नेक्स्ट इस आराम बाग बाबर ने बनवाया था, आगरा फोर्ट अकबर ने बनाया था। ये दोनों ही आगरा में हैं। कैसे याद रखोगे? एक बार अगर आराम कर लिया तो बार बार आराम करने की आदत पड़ जाएगी। ठीक है, एक बार अगर आराम कर लिया तो बार बार आराम करने की आदत पड़ जाएगी। एक बार अगर मतलब एक बार अकबर ने आगरा फोर्ट बनवाया और बार बार आराम करने की आदत मतलब बाबर ने आराम बाग बनवाया। ठीक है, एक बार अगर आराम किया तो बार बार आराम करोगे, इस तरह याद रखना। बाबर ने आराम बाग बनवाया और अकबर ने आगरा फोर्ट बनवाया। तो आराम बाग आगरा में है और आगरा फोर्ट भी आगरा में ही है। ठीक है, आराम बाग के बारे में एक बात ये जान लो कि आराम बाग इज़ द ओल्डेस्ट मुगल गार्डन इन इंडिया। क्या? ओल्डेस्ट मुगल गार्डन इन इंडिया। ठीक है, 4 बाग स्टाइल में बना था। 4 बाग स्टाइल में बनते थे ना मुगल गार्डन, तो इट वॉज द फर्स्ट मुगल गार्डन इन इंडिया। आराम बाग वॉज द फर्स्ट, क्योंकि बाबर वॉज द फर्स्ट, तो इनकी बनाई हुई चीज़ भी तो पहली रहेगी ना। आराम बाग वॉज द फर्स्ट मुगल गार्डन इन इंडिया, ये बात याद रखिएगा। बाकी आगरा फोर्ट के बारे में याद रखना कि रेड सैंडस्टोन से बना है। रेड सैंडस्टोन यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है यूनेस्को की आगरा फोर्ट। ये सब बातें याद रखना। अकबर का मौसोलियम अकबर ने ही बनवाया था, सिकंदरा उत्तर प्रदेश में है। इत्मादुद्दौला टॉम्ब ये आगरा में बनाया गया है, ये नूरजहाँ ने बनवाया था। एक्चुअली इत्मादुद्दौला नूरजहाँ के फादर थे, तो उन्होंने अपने फादर के लिए आगरा में बनवाया था। ये बात याद रखिएगा। ठीक है, बताओ नूरजहाँ किसकी वाइफ थी? ये बताओ कमेंट्स में। चलो जिसको पता है देखते हैं किसको इसको पता है कि नूरजहाँ किसकी वाइफ थी। अब नूरजहाँ ने इत्मादुद्दौला के लिए बनाया टॉम्ब आगरा में। ठीक है,
क्यों बनवाया? क्योंकि उन्होंने बोला भाई आपका दामाद तो बना ही पाया, मैं ही खुद ही बना देती हूँ पिताजी। तो बोलती हैं आपका दामाद बना नहीं पाया, मैं खुद ही बना देती हूँ। तो नूरजहां ने इत्माद-उद-दौला इनके फादर का नाम था, तो बना दिया आगरा में इनके लिए टॉम्ब। आनंद भवन इलाहाबाद में है, नेहरू फैमिली का है, तो मोतीलाल नेहरू ने बनवाया था। ठीक है, जवाहरलाल ने नहीं, मोतीलाल नेहरू बनाया था, ये याद रखना बस आनंद भवन के बारे में। असाफ़ी इमामबाड़ा, असफ़ी इमामबाड़ा लखनऊ में है। देखो यहाँ भी इमामबाड़ा है, ज़्यादातर लखनऊ में ही होता है। तो इमामबाड़ा असफ़ी जो है वो लखनऊ में है। किसने बनवाया? आसफ़ी है, तो असफ़ुद्दौला ने बनवाया। ठीक है। भरतपुर फोर्ट भरतपुर में है, किसने बनवाया? राजा सूरजमल सिंह ने। नाम से ही लग रहा है राजस्थानी नाम है, भरतपुर, भरतपुर सूरजमल राजा। ठीक है, तो ये याद रहेगा। बीवी का मकबरा ये औरंगज़ेब ने बनवाया। ठीक है, कहाँ पे? औरंगाबाद, महाराष्ट्र में। औरंगज़ेब, औरंगाबाद दोनों याद रहेगा ना। और बीवी का मकबरा कैसे याद रखोगे बीवी के मकबरा के बारे में? औरंगज़ेब ने अपनी बीवी के लिए मकबरा बनवाया। ठीक है, जिसको वो बनाना चाहते थे ताजमहल। ठीक है, तो इसलिए इसको मिनी ताजमहल बोलते हैं। ये ताजमहल के जैसा बनवाने की कोशिश करी। ठीक है, जो बोले कि शाहजहाँ ने अपनी बीवी के लिए बनवा दिया इतना बढ़िया ताजमहल, तो मैं अपनी बीवी के लिए एटलीस्ट मकबरा तो बनवा दूँ। तो उसको मिनी ताजमहल बोलते थे, बीवी का मकबरा बोलते थे। ठीक है, इसको ताज ऑफ डेक्कन भी बोलते हैं, ताज ऑफ डेक्कन। तो क्वेश्चन आए मिनी ताजमहल, ताजमहल ऑफ डेक्कन, ये सब क्या है? ये औरंगज़ेब का बीवी का मकबरा है, याद रखना इसको। ठीक है। चरार शरीफ हैदराबाद में, कैसे याद रखोगे? चार मीनार भी तो हैदराबाद में है, जहाँ चार आ जाए मतलब हैदराबाद। ठीक है। अब किसने बनाया था? कुली कुतुब शाह ने। तो कुली लोग चाहे कितना भी शरीफ बनने की एक्टिंग करें, जो कुली होते हैं ना रेलवे स्टेशन जो आपका सामान उठाते हैं, हमेशा ज़्यादा पैसे मांगते हैं। तो कुली वगैरह चाहे जितना भी शरीफ बनने की एक्टिंग करें, आपको डर लगा रहता है डर, आपको डर लगा रहता है कि कहीं ज़्यादा पैसा न ले लें। तो कुली चाहे जितना शरीफ, लेकिन है तो डर रहेगा। ठीक है, तो हैदराबाद भी याद हो गया आपको। चाहे जितना शरीफ मतलब चरारी शरीफ, और कुली याद रखना, कुली पे आपको शक रहता है कहीं ज़्यादा पैसा ना ले ले, चाहे जितना शरीफ बनने की एक्टिंग कर रहा हूँ। तो चरारे शरीफ भाई कुली कुतुब शाह इन हैदराबाद। छोटा इमामबाड़ा बताया ना, इमामबाड़ा तो लखनऊ में होगा, तो ये लखनऊ में ही था। छोटा इमामबाड़ा है तो छोटा सा नाम भी होगा, अली ने बनवाया था, अली। ठीक है, आसाफ़ी वाला आसफ़ ने बनाया था, छोटा वाला अली ने बनवाया था। दरगाह अजमेर शरीफ पता ही है, अजमेर में है, निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह। ठीक है, किसने बनवाया था? सिद्ध राजा ने। बेसिकली पूरी दरगाह इन्होंने नहीं बनवाई थी, इन्होंने स्टार्टिंग फाउंडेशन स्टोन सेट करा था सिद्ध राजा जयसिम्हा। ठीक है, सिद्ध राजा जयसिम्हा थे कौन? ही वॉज द सोलंकी गुजरात रूलर, सोलंकी गुजरात के राजा थे, सोलंकी रूलर्स ऑफ गुजरात, राइट। सिद्ध राजा जयसिम्हा, इन्होंने फाउंडेशन ले किया था दरगाह अजमेर शरीफ का, ये नहीं कि पूरी दरगाह इन्होंने बनवाई थी। दीवाने खास ये आगरा फोर्ट के अंदर ही बनवाया, आगरा फोर्ट जो अकबर ने बनवाया था उसके अंदर एक दीवाने खास है जिसको शाहजहाँ ने बनवाया। ठीक है, आगरा फोर्ट के अंदर दीवाने खास किसने बनवाया? शाहजहाँ ने बनवाया, याद रखना। कैसे याद रखोगे? आगरा फोर्ट तो अकबर का था, शाहजहाँ ने बोला आगरा फोर्ट सारे जहाँ में सबसे खास है, सारे जहाँ में सबसे खास है आगरा फोर्ट, तो शाहजहाँ ने बनवाया दीवाने खास। एलिफेंटा केव्स ये भी मुंबई महाराष्ट्र में है, राष्ट्रकूटा रूलर्स ने बनवाई थी। कैसे याद रखोगे? एलिफेंट अगर चाह लेना पूरे राष्ट्र की कुटाई कर दें एक साथ, इतने हैवी होते हैं, अगर चाह लें तो पूरे राष्ट्र की कुटाई एक साथ हो जाएगी। तो एलिफेंटा कैव राष्ट्रकूटा रूलर से याद रखना। और दूसरी चीज़ याद रखना, एलिफेंटा केव्स भी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स पे हैं, और ये हिंदू केव्स हैं, मेनली हिंदू केव्स हैं, ये चीज़ याद रखना है इसके बारे में। फतेहपुर सीकरी आगरा में था और अकबर ने बनवाया था। कैसे याद रखोगे? अकबर बोलते थे अगर फतेह नहीं मिली तो सीख तो मिली जाएगी, अगर जीत नहीं मिली तो सीख मिल जाएगी। ठीक है, अकबर ये बात बोलते थे, अकबर बोलते थे अगर यानी आगरा फतेह नहीं मिली तो सीख तो मिल ही जाएगी। अकबर, फतेहपुर सीकरी, आगरा, याद रखना। फिरोज शाह कोटला दिल्ली में है, फेमस है, फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया, नाम से ही ऑब्वियस है। गोलघर पटना बिहार में है, किसने बनवाया था? कैप्टन जॉन गर्स्टिन ने। बेसिकली ये गोलघर बनाया क्यों गया था? जब कभी फैमिन वगैरह आए तो ग्रेन का कुछ स्टोरेज होना चाहिए, ग्रेन का स्टोरेज होना चाहिए, ग्रेन को अनाज को जमा रखने के लिए। ठीक है, एक तरह से फूड स्टोरेज फैसिलिटी थी ये। तो ग्रेस्टिन याद रहेगा ना, ग्रेस्टिन, ग्रेन को स्टोर करने के लिए गोलघर बनवाया गया ताकि कभी भुखमरी वगैरह छाए तो अनाज रहे किसी गोलघर में। तो ग्रेस्टिन ग्रेन ऐसे याद रखना बस, ग्रेस्टिन ग्रेन तो याद रहेगा आपको नाम। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है, सबको पता है, जॉर्ज विटेट ने बनवाए हैं, ये किसी को नहीं पता है। कब बनवाया गया था? 1911 में, जब किंग जॉर्ज 5 को आना था ब्रिटेन से, तब बनवाया गया था ये गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में, जॉर्ज विटेट ने बनवाया था। कैसे याद रखोगे इसको? गेटवे ऑफ इंडिया की जगह गेट विटेट ऑफ इंडिया पढ़ो तो याद रहेगा, गेट विटेट ऑफ इंडिया, गेट विटेट ऑफ इंडिया, ऐसे पढ़ोगे 3-4 बार तो याद हो जाएगा नाम। हौस खास दिल्ली में है, अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था, ये तो बहुत फेमस है, ये शायद आपको याद ही होगा। हवा महल जयपुर में है, सबको पता है,
जयपुर में सबसे फेमस कौन है? सवाई प्रताप सिंह, महाराजा सवाई प्रताप सिंह, उन्होंने हवा महल बनाया था। हवा सवा इतना याद रखना। हुमायूं टॉम दिल्ली में है, ठीक है। हमीदा बानो बेगम ने बनवाया था। हुमायूं करके मत आ जाना, हुमायूं टॉम हुमायूं ने बनवाया था, ऐसा नहीं है। हुमायूं टॉम हमीदा बानो बेगम ने बनवाया था। याद रखना हुमायूं टॉम की खास बात कि इट्स द फर्स्ट गार्डन टॉम्ब इन इंडिया, फर्स्ट गार्डन टॉम्ब इन इंडिया, ठीक है, फर्स्ट गार्डन टॉम्ब इन इंडिया। जैसे फर्स्ट मुगल गार्डन कौन सा है? आराम बाग, वैसे ही हुमायूं टॉम्ब फर्स्ट गार्डन टॉम्ब है इंडिया में। इंडिया गेट लुटियंस ने बनवाई, एडविन लुटियंस ने डिज़ाइन किया था। बोलते हैं ना लुटियंस दिल्ली, तो वही एडविन लुटियंस ने इंडिया गेट बनाया। जामा मस्जिद आगरा में है, शाहजहाँ ने बनवाया। अब यहाँ पे देखो छोटा सा कन्फ्यूजन है। जामा मस्जिद जो दिल्ली में है, जो फेमस जामा मस्जिद है, वो शाहजहाँ ने बनवाई है, ठीक है, क्योंकि शाहजहाँ ने, याद है ना, शाहजहानाबाद बनवाया था दिल्ली में, ओल्ड दिल्ली को पूरा शाहजहानाबाद बनवा दिया था, रेड फोर्ट बनवाया था शाहजहाँ ने। तो जामा मस्जिद जो है वो दिल्ली वाली शाहजहाँ ने बनवाई। लेकिन आगरा में भी एक जामा मस्जिद है जो कि शाहजहाँ की सबसे बड़ी बेटी जहानारा बेगम ने बनवाई थी। तो जहानारा बेगम का नाम नोट कर लो। जामा मस्जिद जो आगरा वाली है उसको जहानारा बेगम ने बनवाई, जो कि सबसे बड़ी बेटी थी शाहजहाँ की। शाहजहाँ ने दिल्ली वाली जामा मस्जिद बनवाई थी। तो दोनों में डिफरेंस याद रखना बस। जगन्नाथ टेम्पल पूरी उड़ीसा में है, सबको पता है। अनंत वर्मन गंगादेव ने बनवाया था। अनंत काल तक इस मंदिर में मान्यता रहेगी, इस तरह अनंत काल तक से याद रखना जगन्नाथ टेम्पल। जंतर मंतर जयपुर में है। अगेन जयपुर की बात आई तो सवाई जय सिंह ने बनवाया इसको, ठीक है। हवा महल सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था, लेकिन जयपुर को सवाई जय सिंह ने बनवाया था, जंतर मंतर के जयपुर को, ठीक है। जयगढ़ जोधपुर में है। ये जयगढ़ महाराजा अजीत सिंह ने बनवाया था। जयगढ़ मतलब जिसकी कभी, जो इसकी हमेशा जीत हो, तो अजीत ही जयगढ़ बनवाएगा ना, जोधपुर वाला। तो राजस्थान वाले एक बार अलग से देख लेना, अजीत सिंह ने क्या बनवाया, जय सिंह ने क्या बनवाया, प्रताप सिंह ने क्या बनवाया, ठीक है। तो इस तरह से राजस्थान वालों को अलग से लिख के याद करो तो याद हो जाएगा। जिम कॉर्बेट पार्क नैनीताल में है। सर मैकॉम हेले ने बनवाया था, इसलिए इसको पहले हेले नेशनल पार्क भी बोलते थे, ये तो पता ही होगा आपको, ठीक है। कान्हेरी केव मुंबई में है, बुद्धिस्ट ने बनवाई थी। कान्हेरी केव मेनली एक फैक्ट याद रखना कि संजय गांधी नेशनल पार्क है, उसके अंदर है, ठीक है। संजय गांधी नेशनल पार्क के अंदर है ये कान्हेरी केव्स। फिरोज शाह कोटला तो हमने पढ़ ही लिया, फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था दिल्ली में, ठीक है। इतना ही याद करो, बाकी कुछ और भी हैं जो नेक्स्ट लेक्चर में दूंगा। टिल देन टेक केयर, कीप रिवाइजिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर प्रिपरेशंस। थैंक यू।